जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका टोटल 80 प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से हिंदी 20, जीके जीएस 20, रीजनिंग 20 एवं गणित का 20-20 प्रश्न पूछा जाता है। आपके एग्जाम में टोटल मिलाकर आपका 80 प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में आप लोग को ऐसा ही एसएससी जीडी का प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। जिनका जिनका 23 फरवरी का एग्जाम है, आज का यह क्लास उनके लिए होने वाला है। तो देख लीजिएगा, जिन बच्चों का तैयारी अभी तक नहीं हुआ है या जो पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, खास यह वीडियो उनके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 23 फरवरी से रिलेटेड ऐसे प्रश्न देने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, पहले हम लोग हिंदी को देखेंगे, उसके बाद जीके, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ को देखेंगे। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। सभी बच्चे को पता है उत्थान का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, पतन होता है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है, पतन होता है। याद रखिएगा, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है, पतन होता है। ठीक है, उत्थान का मतलब होता है बढ़ना, उत्थान का मतलब क्या होता है, बढ़ना। अब पतन का मतलब नीचे गिरना होता है, तो उत्थान का उल्टा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्वत को हम लोग और क्या नहीं बोल सकते, जैसे में पर्यायवाची का मतलब उसका समान अर्थ होना चाहिए। पर्वत का जैसे में हम लोग भूधर भी बोल सकते हैं, नग भी बोल सकते हैं, अचल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, पर्वत को हम लोग अचल भी बोल सकते हैं, भूधर, नग ये सब बोल सकते हैं, लेकिन जलद हम लोग नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्वत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची का मतलब है आपकी एग्जाम में पर्यायवाची से 2 प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए। आपके एग्जाम में पर्यायवाची शब्द से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यायवाची का मतलब उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे में अगर हम अपने भाषा में समझाएं तो पर्वत को हम लोग अचल बोल सकते हैं, भूधर बोल सकते हैं, नग बोल सकते हैं और जलद नहीं बोल सकते। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट करेंगे, इसके बाद जीके, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग, सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। बताइए तो कौन सा कवित्री सही लिखा हुआ है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा कवित्री सही लिखा हुआ है। और एक ऐसा प्रश्न आपके एसएससी जीडी में हर साल हर बार पूछा जाता है, या ऐसा एक प्रश्न है, मतलब ये प्रश्न आप पहचान जाते हैं तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका हिंदी में यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बता सकते हैं कोई। और यह वाला जो सवाल है मेन यही ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कवित्री वाला। ठीक है, तो कवित्री वाला कौन सा सही लिखा हुआ है, तो एक बच्चे का जवाब आ रहा है सर बी होगा। बी होगा, देख लेते हैं, आपका भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक कवित्री लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, कवित्री लिखा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब क व इत्री। इस प्रकार से आपका शुद्ध वर्तनी होगा, शुद्ध जो शब्द होगा वह होगा क व इत्री। ये वाला आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न को हम लोग चलते हैं। 5 नंबर काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो सब कुछ जानता हो। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते चलिएगा, लास्ट में आपसे पूछेंगे इसमें जीके का, पहले हिंदी का 20 करेंगे, उसके बाद जीके का, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग। तो उससे पहले आप लोग जवाब देते चलिएगा हिंदी में आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे जब हिंदी समाप्त होगा, जब जीके स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हम आपसे पूछेंगे आपका कितना सही हुआ 20 में। तो आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा, ऐसे आपको ज्यादा याद होगा। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब जो सब कुछ जानता है उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्वज्ञ बोल सकते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का भी आना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, गागर में सागर भरना। ठीक है, गागर में सागर भरना एक मुहावरा है, उसका अर्थ क्या होगा। तो क्या कह रहा है, कम बोलना होगा, या थोड़े में बहुत बोलना है, या बहुत प्रयास करना, या मुखरता पूर्ण बातें करना। गागर में मतलब सागर भर रहा है, इसका अर्थ क्या होगा, तो थोड़े में बहुत कहना। थोड़े में बहुत कहना मतलब कहना है कम, लेकिन आप बहुत उसको बोल दें, तो वही है गागर में आप सागर भर दिए। ठीक है ना, मतलब अभी आपका एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है, इसमें आप ज्यादा पढ़िए, मतलब गागर में सागर भरिए आप लोग। ठीक है ना, और देखिए ऐसे आपका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, घर पर पढ़ाई कीजिए, एकदम रगड़ दीजिए, दिन रात लगा दीजिए। और ज्यादातर तो आपका टाइम बचा नहीं है, 23 फरवरी से आपका सभी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 23 फरवरी से किसी का आगे होगा। ठीक है, मतलब 23 फरवरी से तो आपका मान लीजिए कि 23 फरवरी आपका लास्ट डेट है। ठीक है, पढ़ने तक यहाँ तक पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट इस बार आएगा। ठीक है, चलिए
7 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है? विवेक खो देना। अंधा होना यानी विवेक तुम खो दिया। क्या? विवेक खो दिया। जैसे तुम लोग सोचेगा कि नहीं सर हमारा रिजल्ट नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा? एक बार एग्जाम तो दे कर आओ, रिजल्ट कैसे नहीं होगा? ठीक है, तो अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विवेक खो देना, विवेक खो देना। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिक्त स्थानों को भरना, ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रिक्त स्थानों को भरे। साहित्य और जीवन का डॉट 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 का संबंध है, मतलब साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है या निर्भीक संबंध है? क्या संबंध है आपको बताना है। तो साहित्य और जीवन का एक घनिष्ठ संबंध है। क्या संबंध है? एक घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पर क्या फील हो जाएगा? घनिष्ठ सब फील हो जाएगा। ठीक है ना। और इस बार आप अपने मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं तो आप वर्दी ले आइए। ठीक है, कैसे भी हो मेहनत कीजिए। इस बार वर्दी कैसे भी हम लोग को लेना है। हम और आप और हम मिलकर इस बार रिजल्ट देंगे। ठीक है, हम और आप मिलकर क्या देंगे? इस बार रिजल्ट देंगे। हम आपके बड़े भैया की समान है जो आपको बहुत मेहनत करवाएंगे और रिजल्ट हम आपको पक्का देंगे। ठीक है, ये वादा रहा हमारा। अगर आप हमसे जुड़े हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट देना मेरा काम है। बस फर्क ये है कि आप अपने घर पर भी पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट जरूर होगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, काफी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम हम लोग किसको कहते हैं? तो हिंदी के संस्कृत रूप को हम लोग तत्सम कहते हैं। मतलब संस्कृत रूप जैसा जो दिखेगा वही आपका तत्सम होगा। तो हाथ तो नहीं संस्कृत जैसा दिख रहा है, आग नहीं दिख रहा है, दूध नहीं दिख रहा है, आम्र, ये संस्कृत जैसा शब्द दिख रहा है तो वही आपका क्या हो जाता है? तत्सम। तत्सम को पहचानने का यही तरीका है कि वो संस्कृत जैसा थोड़ा सा वो शब्द दिखेगा। जैसे में आम्र हो गया तो ये आपका दिखेगा आम्र हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आम्र आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, काफी सन्मुख का सही विलोम क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन है, सन्मुख का सही विलोम शब्द क्या होगा? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। सन्मुख का सही विलोम क्या होगा? तो एक बच्चे का आ रहा कि विमुख होगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या इसका हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर हम लोग का सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा लुकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा लुकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब जो बहुत अधिक खाता, मान लीजिए कि कोई 10 को छेना खा रहा है, उसको आप एक के गो छेना खिलाएंगे तो वही बात है ना, ऊंट के मुंह में आप जीरा दे रहे हैं। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? विशाल का आपका विलोम शब्द क्या होगा? कोई बच्चे बता सकते हैं? जिनको पता है जवाब दीजिए, हम लास्ट में आपसे पूछेंगे आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, विशाल का विलोम शब्द कितना होगा? तो विशाल का, विशाल मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बड़ा होता है, तो इसका छोटा हो जाएगा। तो छोटा हम लोग किसको बोलते हैं? लघु को बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, काफी वीवीआई है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, पत्थर को हम लोग उसको और क्या बोल सकते हैं? पाषाण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाषाण। पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? पाषाण होता है। ठीक है, आगे चलिए। 14 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अंबर का विलोम शब्द क्या है? अंबर का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। अंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? और अंबर को तो एक बच्चे का आ रहा है कि सर दहाड़ा बोलेंगे। बिल्कुल सही है, दहाड़ा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम लोग फटाफट हिंदी को कर लेते हैं। जीके में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, त्रुटि पहचानना है आपको। त्रुटि पहचानना, ये शब्द आपका दिया कि राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, इसमें त्रुटि पहचाना। तो इसमें कोई त्रुटि आपको दिख रहा है? राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, कोई गलती नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखिए जैसे में कुछ और लिखा जाता है, राम में अपनी गलती के लिए, तो यहाँ पर कोई त्रुटि हो जाता है। ठीक है, लेकिन एकदम सीधा लिखा है कि राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ठीक है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बताइएगा शुद्ध वाक्य आपका कौन सा होगा? तो मुझे बहुत प्यास लगी, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मुझे बहुत प्यास लगी है। जैसे मुझे भारी प्यास लगी, ऐसा कोई बोलता है? मुझे बड़ा प्यास लगा, ऐसा कोई कहता है? मुझको प्यास लगा, ऐसा नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर
17 नंबर आपका क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा को और हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? तो ये तो सूर्य हो जाएगा, सूर्य को हम लोग बोलेंगे दिवाकर सूर्य को बोलेंगे, भानु सूर्य को बोलेंगे, लेकिन चंद्रमा का पूछ रहा है तो चंद्रमा को हम लोग सुधाकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुधाकर बोलेंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रमा को हम लोग क्या बोलेंगे? सुधाकर बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, 18 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या है? तो शक्ति संपन्न व्यक्ति का काम बन जाता है। जिसके पास, मान लीजिए कि जिसके पास शक्ति है उसका काम तुरंत हो जाएगा, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वही काम है। ठीक है, आगे चलिए। 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुकूल का उल्टा शब्द क्या होता है? प्रतिकूल होता है। ठीक है, आगे चलिए। 20 नंबर आपका सवाल है, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? कृत धन हो जाएगा। उपकार को मानने वालों को कृतज्ञ कहते हैं, उपकार को न मानने वालों को क्या बोलते हैं? कृत धन कहते हैं। तो कृतज्ञ का उल्टा क्या हो जाएगा? कृत धन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जीके को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे। 20 में से आपका कितना स्कोर हुआ? 20 में से आप लोग का कितना स्कोर हुआ? फटाफट कमेंट में आप लोग बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जीके को हम लोग पूरे अच्छे तरह से करेंगे, उसके बाद रीजनिंग को, उसके बाद मैथ को देखेंगे। ठीक है ना? तो बताइए फटाफट क्या यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? मतलब ऐसा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में संविधान से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना? तो छुआछूत कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर संबंधित है? कोई बच्चे बता सकते हैं? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो 17 है यह बाबू किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है। किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है, अनुच्छेद 17। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है अनुच्छेद 32 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा कहा जाता है। या धारा 370, धारा 370 किस राज्य से, या अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ये आपके एसएससी जीडी एग्जाम के टारगेट पर प्रश्न है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 370 आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, याद रखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। विजय घाट। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? कोई बच्चे बता सकते हैं? विजय घाट हम लोग किसके समाधि स्थल को कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा, जैसे में शांतिवन, शांतिवन किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? तो शांतिवन हम लोग महात्मा गांधी के समाधि स्थल को शांतिवन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो शांतिवन कहा जाता है। लाल बहादुर के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? विजय घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजय घाट कहा जाता है। ठीक है, 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ लोक नृत्य से आपके एग्जाम में एक सवाल पूछे जाते हैं। तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? काफी इंपोर्टेंट है। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग जवाब देते चलिएगा जो सवाल आपको आए। ठीक है, तो यक्षगान आपका हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। अगर बिहू का पूछ दे, कहाँ का पूछ दे? बिहू। बिहू का लोक नृत्य क्या है? बिहू का लोक नृत्य क्या है? मतलब बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, बिहू आपका असम का हो जाएगा। बिहू आपका कहाँ का हो जाएगा? असम का। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लीजिएगा अच्छे से। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, और जो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको इसी चैनल पर डेली 23 फरवरी तक एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा जो कि आपके सीधे एग्जाम में आएगा। ठीक है, हम आपके बड़े भैया हैं, जो भी क्वेश्चन देंगे सीधे आपके एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न देंगे। तो चैनल को क्या करके रखिएगा? सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट क्लासेज मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? ऐसा कौन सा नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो याद रखिएगा, ये सब जो है ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरता है, लेकिन नर्मदा जो आपका नदी है वो कहाँ में गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। ऐसा कौन सा नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा आपका कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है,
6 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा? तो याद रखिएगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वायुमंडल सॉरी वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसका सूत्र N2 होता है। यह वायुमंडल में लगभग कितना परसेंट है? 78% है। ठीक है, सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रोजन। ठीक है, यह यह वायुमंडल में लगभग कितना परसेंट पाया जाता है? वो 78%। और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। यह वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? 21% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं। ये इसका सूत्र होता है CO2, जो कि वायुमंडल में 003% पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का आपका H होता है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है। ठीक है, आगे चलिए। 7 नंबर आपका प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा नीली क्रांति का संबंध आपका मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से है। यहाँ पर 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे में सबसे पहले तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। गेहूं उत्पादन का संबंध किससे? तो हरित क्रांति से। किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से है। तेल उत्पादन पिल्ली क्रांति का संबंध किससे है? तेल उत्पादन से। पिल्ली क्रांति का संबंध किससे है? तेल उत्पादन से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में नीली क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाएगा? मछली उत्पादन से हो जाएगा। गेहूं उत्पादन, हरित क्रांति, तेल उत्पादन, पीली क्रांति, दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस साल उस साल पूछा जाता है ये सब प्रश्न। ठीक है, मान लीजिए कि अभी नीली क्रांति पूछा तो इस बार हो सकता है श्वेत क्रांति पूछ दे या हरित क्रांति पूछ दे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, 8 नंबर आपका प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कोई बता सकते हैं? वर्तमान में नीति आयोग मतलब अभी फिलहाल में वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सुमन बेरी। कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी अभी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया था? ठीक है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया था? याद रखिएगा, वंदे मातरम कौन हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए वंदे मातरम। तो वंदे मातरम यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। वंदे मातरम के कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन के कौन हो जाएंगे? जनगण मन के आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे चलिए। 10 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि रंगा स्वामी जो कप है, जो खेल है, वह किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो याद रखिएगा यह आपका हॉकी से संबंधित है। यह आपका किससे संबंधित है? हॉकी से। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो यह आपका हॉकी से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? ये हिंदी में कहाँ से घुस गया? देखिए, हिंदी आकाश का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट आप लोग कमेंट में देंगे। आकाश का उल्टा क्या होगा? ठीक है, यह आपके लिए प्रश्न छोड़ा जाता है क्योंकि बहुत ही इजी लेवल का प्रश्न है, तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा 11 नंबर लिखकर। ठीक है, चलिए। अधो अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये क्या हुआ? जिधर तिधर हिंदी कैसे बीच में आ गया? अच्छा, देख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। हम कहीं भी प्रश्न है, हमको सिर्फ देखने से मतलब है। अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कोई बच्चे बता सकते हैं? बिल्कुल राइट आंसर अधो। क्या हो जाएगा? अधो। अधो प्लस में गति, अधो प्लस में गति तो क्या बन जाएगा? अधोगति। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का भारत का सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, वह आपका गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। जिसका टोटल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर। सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, उसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा, याद रखेगा। अगर जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पॉपुलेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
16 नंबर आपका सवाल है जीके का, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एक बच्चे का आ रहा है कि सर डायबिटीज यानी मधुमेह होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है यानी डायबिटीज होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 17 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में छप सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आरबीआई का जो मुख्यालय है, एक बच्चे का जवाब आ रहा है नई दिल्ली। नई दिल्ली आपका नहीं होगा, मुंबई में आपका इसका मुख्यालय स्थित है। इसका स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को क्या हुआ था? आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को क्या हुआ था? आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। और क्या बोलते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाता है, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का काम क्या होता है? पैसा छापना होता है। ठीक है, पैसा जो कागज का नोट रहता है वो रिजर्व बैंक छापता है। कौन सा बैंक छापता है? रिजर्व बैंक छापता है। और 1 रुपया का सिक्का कौन छापता है? वित्त मंत्रालय छापता है। कौन छापता है? वित्त मंत्रालय छापता है। ठीक है, याद रखिएगा। 19 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? ठीक है, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबाई फुले ने किया था। ठीक है, 20 नंबर आपका सवाल है सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से आपकी एग्जाम में सवाल पूछा गया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। याद रखिएगा, सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। लाल या गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। लाल या गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। इवनिंग स्टार या सुबह का तारा हम लोग किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब हम लोग किसको देख लेते हैं फिर से। एक क्या बीच में था ना, फिर हिंदी आ गया। मैथ किधर गया? हाँ, मैथ आ गया यहाँ पर, देखिए। तो अच्छे से देख लीजिएगा। अब उससे पहले बताइए, जीके में आप लोग का कितना स्कोर हुआ 20 में से? ठीक है, 20 में से आप लोगों ने जीके में कितना स्कोर किया, इस बात का आप लोग जवाब कमेंट में दीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जवाब दीजिए पहले कितना आपका स्कोर हुआ जीके में। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैथ के प्रश्न, रीजनिंग के, ये रीजनिंग वाला प्रश्न है। ठीक है, रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है वैसे दूसरा पद और पहले पद से संबंधित है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका पद यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। तो 6 से 34 के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पर समझना लायक बात है कि 6 से 34 के बीच क्या संबंध है। तो ऐसे देख सकते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। मैंने स्क्वायर करके 2 घटाया हुआ है। स्क्वायर करके क्या? 2 घटाया हुआ है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 माइनस 2 तो कितना हो गया? 34। उसी प्रकार से हम लोग 9 का करेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस में 2 करेंगे तो 9 9 81। 81 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 79 बचेगा। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में पियर पियर को 7519 लिखा जाता है तो लाइम को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में पियर को 7519 लिखा जाता है, यदि पियर को हम लोग क्या लिखेंगे? 7519 लिखेंगे। तो उसी प्रकार से लाइम को हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, तो पियर, तो सबसे पहले देख लेंगे पी अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है। कोई बच्चे बता सकते हैं पी अल्फाबेट में कितने नंबर पर आते हैं? 16 नंबर पर आते हैं। कितने नंबर पर आते हैं? 16 नंबर पर आते हैं। ई कितने नंबर पर आते हैं? तो 5 नंबर पर आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ए कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। उसी प्रकार से आर कितने नंबर पर? 18 नंबर पर। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 मिलकर हो जाएगा। 5 को 5 ही रहने देते हैं, सिंगल वाला को वैसे ही रहने देते हैं। 8 और 1 कितना? तो देखिए, पियर को हम लोग 7 5 1 9 लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से आपका लाइम का पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग लाइम का भी करेंगे। एल आपका अल्फाबेट के कितने नंबर पर आता है? तो 12 नंबर पर आता है। कितना नंबर पर? 12 नंबर पर। आई कितना नंबर पर? 9 नंबर पर। एम आपका कितना नंबर पर आता है? एम
एम 13 नंबर पर, ठीक है, एम 13 नंबर पर। और ई आपका कितना नंबर पर आता है, तो ई याद रखिएगा 5 नंबर पर आता है, ठीक है। तो दो एक आपका क्या होता है, 3 होता है, बराबर में 9, 3 एक कितना होता है 4 और 5, 3 9 4 5, 3 9 4 5 आपका ए वाला ही ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला को पूरा करना है, श्रृंखला को क्या करना है, पूरा करना है। 11 से 13 जा रहा है, तो 11 और 2 कितना होता है 13, फिर 13 से 4 जा रहा है यहाँ से, फिर कितना जा रहा है 8 9 16, 8 जा रहा है ना, 8 जा रहा है, फिर यहाँ से 16 जा रहा है, फिर यहाँ से 32 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए दो दो का मल्टीप्लाई होते जा रहा है, मतलब 2 सबसे पहले तो बड़ा, फिर 2 में मल्टीप्लाई 2 हुआ तो 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो 41 और 32 कितना होगा, 41 32 कोई बता सकता है, 41 32 कितना होता है 63 होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। विषम शब्द का चयन कीजिए, ओल्ड ओड वन आउट, ओड वन आउट, ठीक है। विषम का चयन करें, इसमें विषम कौन सा होगा, एक अलग कौन सा होगा, ठीक है, कोई बता सकता है। जैसे माता पिता तो एक उल्टा शब्द हो गया, बिल्कुल सही है। भाई बहन भी उल्टा शब्द है, पति पत्नी भी, लेकिन मामा भांजा उल्टा शब्द नहीं होगा, मतलब ए अलग है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर मामा और क्या होना चाहिए था, मामी होना चाहिए, तो ये आपका सही होता, लेकिन यहाँ पर विषम चुन रहा है तो मामा और भांजा हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। यदि प्लस का अर्थ गुना होता है और माइनस का अर्थ प्लस होता है, इतना का अर्थ इतना होता है, तो इतना आपका क्वेश्चन दिया है और उसको बनाना है, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले 20 है, अब प्लस का अर्थ क्या दिया है, गुना दिया है, तो हम लोग गुना कर देंगे, 20 गुना क्या कर देंगे 5 कर देंगे। फिर गुना का अर्थ जो है कहाँ है, गुना का अर्थ है भागा है, गुना का अर्थ क्या है भागा है, तो भागा कर दिए 5 भागा 10। फिर भागा का अर्थ आपका क्या है, माइनस है, तो माइनस कर देंगे 5, और माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ प्लस में दो। इतना आप लोग करिएगा, मतलब जो जो प्लस है उसको गुना कर देना है, जहाँ पर गुना है उसको क्या कर देना है, भागा कर देना है इसके तहत, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भागा का काम कर लेते हैं, तो 20 गुना 5 में 10 से भागा देंगे तो 1 बटा क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा 5/10 करेंगे तो 1/2, माइनस में 5 प्लस में 2, तो एक कटेगा 10 बार में कटेगा, तो 10 माइनस 5 प्लस में 2, तो 10 और 2 कितना होता है 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर आपका सवाल है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या क्या होगा, 5 से 10 जा रहा है, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 35, 35 से 55, यानी यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ रहा है, फिर 15 बढ़ रहा है, फिर 25 बढ़ रहा है ना, 20 बढ़ रहा है, 20, हाँ 20 बढ़ रहा है, 5 10 15 20, अभी में कितना बढ़ेगा 25, तो 55 और 25 कितना होता है, कोई बच्चे बता सकते हैं। तो 55 और 25 कितना होगा, 55 और 25 80, बिल्कुल राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, वह मेरे दादा के, 1 मिनट सुनिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक महिला है, ठीक है, महिला है, एक महिला है, ठीक है, महिला है और एक रमन है, ठीक है। रमन एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि वह मेरे दादा का, मतलब रमन के दादा का वह इकलौता पुत्र के, इकलौता पुत्र की पुत्री है, इकलौता पुत्र की क्या है, पुत्री है। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। फिर से, वह एक महिला को इशारा करते हुए बोल रहा है कि वह मेरे दादा का, जो मतलब रमन के दादा है, उसके इकलौता पुत्र का पुत्री है, मतलब दादा के पुत्र कौन हो जाएगा, वो उसका पापा हो जाएगा दमन के पापा, तो उसका पुत्री है, तो उसका पुत्री है, मतलब उसका क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, बहन। महिला के दमन से क्या संबंध है, तो बहन हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पर बताना है कि दिए गए शब्द को डिक्शनरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सा हम लोग यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे, कोई बच्चे बता सकता है। सबसे पहले हम लोग कौन सा यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले हम लोग नेचर को व्यवस्थित करेंगे, किसको व्यवस्थित करेंगे, नेचर को व्यवस्थित करेंगे। नेचर सबसे पहले स्वभाव होना चाहिए ना, तो ये वाला 1 2 3 4 आपका सही इसमें है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 5:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। अगर मान लीजिए कि 5:30 हो रहा है तो उसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है, थीटा बराबर फार्मूला होता है, जितना डिग्री का मान निकालना है 30
एच 30h माइनस 11/2 मिनट, ये आपका सूत्र होता है, इसी पर आपका सॉल्व होता है। ठीक है, तो 30 और एच का मतलब क्या, हाफ, तो मैंने 5 बज रहा है, 5 घंटा बटा 11/2 और मिनट कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, तो बटा में 30, तो ये कटेगा 15 बार में, इधर 30 × 50 150, तो 150 माइनस में 11 × 15 करेंगे तो कितना आएगा, 11 × 15 करेंगे तो कितना आएगा, कोई बच्चे बता सकते हैं, 11 × 15 करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 कितना हो जाएगा, 175, 150 165, 165 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, 15 डिग्री का कोण बनेगा, 5 बज के जब 30 मिनट होगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 15 मिनट का, 15 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते, इसलिए अगले वीडियो में जो भी प्रश्न आपका स्लाइड बचा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी बहुत सारा स्लाइड बचा है, तो उसको अगले वीडियो में हम लोग करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।